हेलो एवरीवन। जहां हम केमिकल काइनेटिक्स में फैक्टर्स इफेक्टिंग के बारे में डिस्कस कर रहे थे और फैक्टर इफेक्टिंग में हम दो टॉपिक्स के बारे में कंप्लीट डिस्कस कर चुके हैं। पहला फैक्टर जहां पे हमने कंसंट्रेशन के बारे में डिस्कस किया, जहां पे हमने फर्स्ट रेट लॉ या फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, उनके बारे में देखा। दूसरा जहां पे हमने अरेनियस इक्वेशन देखा जो टेम्परेचर पे डिपेंडेंसी थी। ठीक है, आज हम उसी से आगे बढ़ते हैं और हमारे दो तीन फैक्टर्स और हैं जिनके ऊपर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करते हैं, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला हम फैक्टर लेके चलते हैं, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट का क्या इफेक्ट है? कैटलिस्ट का मतलब है कि बहुत फास्ट रिएक्शन करवा देते हैं। बहुत फास्ट रिएक्शन करवाने का मतलब क्या होता है? जैसे मान लो, सपोज करो, एक एग्जांपल लेके चलते हैं। किसी भी गांव में, कोई भी गांव में उसका रास्ता कुछ ऐसा है कि जो ये ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जाने का है, कोई भी एक रास्ता है, और जो कि यहां से सभी को होके गुजरना पड़ता है। ये भी ध्यान देना है, यहां से होके यहां पे पहुंचना है, लेकिन सभी को जाना पड़ता है। जब वो इस रास्ते से जाते हैं तो इनके बीच में एक और भी रास्ता आता है, मतलब उनको एक ऐसी चढ़ाई चढ़नी पड़ती है। बीच में जो गांव का रास्ता है, उस गांव के रास्ते में होता है कुछ ऐसा है कि वो यहां से यहां पे आते हैं और यहां पे उन्हें ये चढ़ाई चढ़नी पड़ती है और उसके बाद में ही यहां पे जाना पड़ता है। इसका मतलब ये हो गया कि जितने भी बड़े बूढ़े हैं वो यहां से नहीं जा सकते, सब नहीं जा सकते यहां से। बात क्लियर है? यहां से वही जाएगा जिसके अंदर एनर्जी होगी, और जो हट्टा कट्टा होगा, जिसमें मतलब जो अच्छे से खा पी के आएगा, मतलब एनर्जी वाला होगा, वो यहां से यहां पे जाएगा, फिर उसके बाद में उसको यहां से यहां आना पड़ेगा। ठीक है, ये कई सालों तक चलता रहा है, बहुत पुराने टाइम की बात है कि भाई वहां से लोग ऐसा मानते ही आ रहे हैं कि भाई यहां से चढ़ना पड़ेगा, ऐसे आना पड़ेगा। अब इस बारी गांव का एक सरपंच ऐसा बन गया, ऐसा गांव का सरपंच बन गया जिसने आते ही सबसे पहले कहा कि भैया ये रास्ता क्या काम है, कोई काम का थोड़ी, कोई फायदा थोड़ी, यहां से आप इसको हटवा दो और आप इसको सीधा कनेक्ट कर दो। पहले रास्ता क्या था? यहां से यहां पे था। अब उसने क्या दे दिया? उसने एक नया रास्ता दे दिया और उसने कहा कि आप यहां से यहां पे जाइए, सीधा जाइए। आप यहां पे क्यों जा रहे हो? अब छोड़ो इसको हटवा ही देते हैं। उसने यहां से इस रास्ते को रिमूव कर दिया। मतलब उसने किया क्या? फास्ट कर दिया काम। क्या फास्ट कर दिया? पहले लोगों को यहां से यहां चढ़ना पड़ता था, इतनी एनर्जी लगानी पड़ती थी, इतना टाइम वेस्ट करना पड़ता था, फिर उसके बाद यहां आना पड़ता था। कितनी डिस्टेंस कवर करनी पड़ रही है, देखो यहां से यहां पे। लेकिन हो क्या रहा है अब यहां पे? उसने एक नया रास्ता दे दिया, अल्टरनेट पाथ, या हम ये कह सकते हैं अल्टरनेट पाथ इसको प्रोवाइड कर दिया है। बात क्लियर है? एकदम स्ट्रेट रास्ता। यही सिमिलर तरीके का फंडा हमारे पास कैटलिस्ट के काम में होता है, कैटलिस्ट के रिएक्शंस में होता है। जब हम किसी रिएक्शन में कैटलिस्ट को एडअप करेंगे तो उसमें जो भी काम होगा कैटलिस्ट का, वो सिमिलर तरीके से होगा जैसा हमने यहां पे बताया है। ये अगर एग्जांपल समझ में आ गया तो कैटलिस्ट पूरी तरीके से समझ आ जाएगा। कैसे? जैसे हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लो, सपोज करो मेरे पास में कोई भी एक रिएक्शन है, रिएक्शन होने के लिए मेरे पास रिएक्टेंट होगा और रिएक्टेंट कन्वर्ट होगा प्रोडक्ट में। ये तो सभी को पता है, अगर रिएक्शन में रिएक्टेंट प्रेजेंट है और वो आपस में रिएक्शन कर रहे हैं तो वो प्रोडक्ट प्रोवाइड करेंगे ही करेंगे। लेकिन हमें एक चीज और पता है, ये कि ये रिएक्शन डायरेक्टली नहीं होती है, इसको होने के लिए इंटरमीडिएट स्टेप का यूज करना पड़ता है। इंटरमीडिएट, क्योंकि हम ये पढ़ के आए हैं, हमने ये पढ़ा है, एक्टिवेशन एनर्जी एक वर्ड पढ़ा है। ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो रिएक्शन में रिएक्टेंट होगा, इंटरमीडिएट बनेगा और फिर प्रोडक्ट बनना स्टार्ट होगा। इसी स्टेप को यूज करते हैं। और किस तरीके से फॉर्मेशन होती है वो ये कहते हैं, अगर यदि मान लो, सपोज करो मैं किसी भी एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम को बनाने की कोशिश करूं, इस रिएक्शन से रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ जाने की कोशिश करूं, तो मान लेते हैं, सपोज करते हैं मेरे पास में कोई भी एक रिएक्टेंट है, वो R है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा P में। ठीक है, अगर यदि मान लो, सपोज करो मेरे पास में जो भी रिएक्टेंट है उसके पास एनर्जी है इतनी, इस अमाउंट पे एनर्जी है, वो E एनर्जी है। ठीक है, अब वो ये जो रिएक्टेंट प्रेजेंट है, इस रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने, तो हमने एक बात बोली थी जिसको एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, या हम ये कह सकते हैं जिसको एक एनर्जी बैरियर क्रॉस करना ही करना पड़ता है,
ये एनर्जी बैरियर क्रॉस करना ही करना पड़ेगा। अगर उसको इस ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जाना है तो इस एनर्जी बैरियर को क्रॉस करना पड़ेगा। अगर यदि वो इस एनर्जी बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाया तो वो कभी भी बी पॉइंट पे नहीं पहुंच सकता। बात क्लियर है? तो अगर मेरे पास में एनर्जी इसके पास इतनी और वो जो रिएक्शन होनी है उसका एनर्जी बैरियर कुछ इतना है, यहां पे आए तो मेरे पास इतना है, ठीक है, उसका एनर्जी बैरियर इतना है। इसका मतलब ये हो गया कि हर किसी रिएक्शन में एक एनर्जी बैरियर को क्रॉस करना पड़ेगा, एक मिनिमम लिमिट को क्रॉस करना पड़ेगा। जैसे मान लो सपोज करो, अगर यदि आपको पास होना है, अगर आपके बोर्ड एग्जाम है या कोई भी एग्जाम है तो आपको मिनिमम 33% तो चाहिए ही चाहिए, इतने परसेंट तो चाहिए ही चाहिए। किसके लिए? पास होने के लिए। तो इतने परसेंट पास होने के लिए चाहिए, मतलब मिनिमम एनर्जी तो इसको इतनी चाहिए ही चाहिए। तो यहां पे हमने क्या पढ़ा था, पीछे हम पढ़ के आए, अच्छे से पढ़ के आए। तो इसको हमने बोला कि ये एक एनर्जी बैरियर है, जहां पे हम बात कर रहे हैं कोई भी ई नोट वैल्यू है जो इसको मिनिमम चाहिए। तो अगर यदि हम यहां पे आते तो रिएक्टेंट है यहां पे और जो मेरा एनर्जी बैरियर है वो यहां पे है, तो इसको एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी ही पड़ेगी। जैसे हमने इसको इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी दी तो ये रिएक्टेंट एनर्जी बैरियर को क्रॉस करता है, उसके बाद में ये प्रोडक्ट देना स्टार्ट करते हैं। अब यहां से यहां पे अगर यदि मैं जाने की कोशिश कर रहा हूं तो ये तो इसकी थ्रेशोल्ड एनर्जी, जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो इसको देनी ही देनी पड़ेगी। रिएक्टेंट को कितनी एनर्जी प्रोवाइड की है, वो यहां से यहां पे है, इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी ये हमने प्रोवाइड कर दी। अब यहां से यहां पे गए, मेरे पास में एक्टिवेशन एनर्जी है वो EA है, ये वाली है, ठीक है। अब हम इस रिएक्शन में ये देख रहे हैं कि भाई इसको हमें बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ रही है, बार बार हमें इसे अमाउंट ऑफ एनर्जी वो बहुत ज्यादा देनी पड़ रही है। मतलब जो एनर्जी बैरियर गैप है रिएक्टेंट में और जो मिनिमम एनर्जी उसमें वो बहुत ज्यादा है। हम इसे कम करने की कोशिश करें, और कम कैसे कर सकते हैं, हम इसमें कैटलिस्ट लेके आए और वो कैटलिस्ट क्या कर दे, इसमें ऐड कर देते हैं। जैसे हमने इसमें ऐड किया, ऐड करते होगा क्या हमारे पास क्या बनेगा, यहां पे जो ये रिएक्शन का जो एनर्जी बैरियर है, ये बैरियर इसको तोड़ के लाएगा और कहेगा भाई आप छोटे हो जाओ, आप यहां पे हो जाओ, जिससे हमें थोड़ी अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़े। और जैसे इसको एनर्जी बैरियर कम मिला, क्या किया उसने, गांव के सरपंच ने आते क्या किया, पहले वो जो मोटी चोटी थी उसको हटा दिया ताकि लोगों को आने जाने में रास्ता आसान हो जाए। यहां पे एक्टिवेशन एनर्जी, जो ये एक्टिवेशन एनर्जी प्रोवाइड कर रखी है, ये एक्टिवेशन एनर्जी या हम ये कह सकते हैं एनर्जी बैरियर को कम कर दिया, बाकी रिएक्शन फिर वही चल रही है। तो मेरे पास में यहां से इसको इस स्टेप को कम कर दिए। अब इसको एक्टिवेशन एनर्जी कितनी देनी पड़ेगी हमें, जो रिएक्टेंट है R, इसको मुझे कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ेगी, वो थोड़ी देनी पड़ेगी, और रिएक्शन क्या हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी। क्यों, क्योंकि हमें एनर्जी प्रोवाइड कम करनी पड़ रही है, इसे एनर्जी ज्यादा नहीं देनी पड़ रही, हमें नहीं देनी पड़ रही, तो हमें क्या होगा, एक्टिवेशन एनर्जी कम हो गई। एक्टिवेशन एनर्जी दैट इज EA डिक्रीजेस, ध्यान से समझिए अब इसको, डिक्रीज हो गई। अगर यदि मैं इसी स्टेप को, जब एक्टिवेशन एनर्जी कम हो गई है, तो इसी स्टेप को अगर मैं लिखना चाहूं किसके टर्म में, रेट कांस्टेंट के टर्म में, तो रेट कांस्टेंट क्या बनता है, दैट इज इक्वल्स टू K इज इक्वल्स टू A e रेज टू द पावर माइनस ऑफ EA अपॉन RT। ये हमारे पास फॉर्मूला बनता है। कहां से आया था ये हमने कहां पे ड्राइव किया है, ये हमने अरेनियस इक्वेशन में बहुत अच्छे से ड्राइव किया है। अब ये जो मैंने इक्वेशन लिखी है, इसी जगह पे मैं एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यूज पुट करता हूं। मेरे पास में K दैट इज रेट कांस्टेंट, कहां पे है, A तो कांस्टेंट है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल E रेज टू द पावर माइनस EA, E रेज टू द पावर माइनस EA, ठीक है। अब यही हो गया। अगर यदि मैं यहां पे एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू पुट डाउन करता हूं, एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू पुट करता हूं, कितनी होगी, दैट इज डिक्रीजेस, वैल्यू डिक्रीज हो रही है, मतलब वैल्यू कम हो रही है, वैल्यू कम हो रही है, मैंने यहां पे कम वैल्यू पुट की है, साथ में नेगेटिव साइन है, नेगेटिव साइन,
तो ये नेगेटिव साइन क्या करेगा, जब छोटी वैल्यू हो रही है तो नेगेटिव साइन उसको क्या बना देगा, बढ़ा देगा। अगर भाई मान लो सपोज करो मेरे पास में 2 थी, एक्टिवेशन एनर्जी 2 है, वो 1 हो गई, लेकिन किसके साथ में, माइनस साइन के साथ, कौन सी वैल्यू बड़ी हो गई, ये वैल्यू बड़ी हो गई। तो इसका मतलब ये हो गया रेट कांस्टेंट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। रेट कांस्टेंट फॉर एनी रिएक्शन इज इंक्रीजेस, और जब रेट कांस्टेंट इंक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब रेट ऑफ रिएक्शन रेट कांस्टेंट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर यदि हम कंसंट्रेशन को 1 अज्यूम कर लेते हैं तो यहां पे यही तो होगा, क्यों, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, इज इक्वल्स टू के इंटू ए इंटू बी, जो भी है एक्स और वाई। अगर यदि ये 1 है तो इसका मतलब ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और रेट कांस्टेंट क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। अगर रेट कांस्टेंट इंक्रीज हो रहा है तो रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज होगा ही होगा। बात क्लियर है। तो इसका मतलब ये हो गया, जब हम किसी भी रिएक्शन में कैटलिस्ट को ऐड कर रहे हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज कर रहे हैं। बात क्लियर है। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वो उसकी एक्टिवेशन एनर्जी के गैप को कम कर देता है, एक्टिवेशन एनर्जी को छोटा बना देगा, या हम ये कह सकते हैं एनर्जी बैरियर को स्मॉल कर देगा। और जैसे एनर्जी बैरियर स्मॉल हुआ तो हम ये कह देंगे, बहुत अच्छे तरीके से हम कह देंगे कि वहां पे जो भी कैटलिस्ट हमने डाला है वो रेट ऑफ रिएक्शन को फॉरवर्ड कर देगा, मतलब उसको बहुत तेजी से बढ़ा देगा। बात क्लियर हो गई, एकदम क्लियर है। तो यहां पे हमने देखा किस तरीके से कैटलिस्ट है वो इफेक्ट करते हैं। सेकेंड स्टेप अगर यदि हम देखें, दूसरा फैक्टर, मतलब 3 फैक्टर हो गए, चौथा फैक्टर अगर यदि हम बात करें तो हमारे पास में होगा सरफेस एरिया। सरफेस एरिया, भाई ये बात तो आप खुद अज्यूम कर सकते हो किसी भी रिएक्शन को होने के लिए कि जितनी अमाउंट ऑफ सरफेस एरिया होगा, या हम ये कह सकते हैं जितनी ज्यादा सरफेस एरिया होगा किसी भी रिएक्शन को होने के लिए। जैसे मान लो सपोज करो, एग्जांपल लेते हैं, अगर यदि मान लेते हैं मेरे पास में वाटर है, हम एक रिएक्शन देखते हैं, वाटर इन लिक्विड स्टेट और वाटर इन गैसियस स्टेट, यही होता है, कोई भी एक रिएक्शन होती है। अगर यदि किसी भी पानी के कंटेनर में, मान लो मेरे पास में 1 गिलास पानी लूं, पहले तो मैं उस गिलास पानी को, 1 गिलास पानी को मैंने केवल उसमें 1 गिलास में रखा हुआ है, ठीक है, 1 गिलास में रखा हुआ है जो यहां तक भरा हुआ है, यहां तक भरा हुआ है। दूसरी तरफ मैं एक और बड़ा सा कंटेनर लेता हूं, इतना बड़ा, और उसमें पानी के गिलास को डाल देता हूं, ठीक है। दोनों को मैं हीटिंग करना स्टार्ट करता हूं, हीट कर रहा हूं या फिर मैं उसको खुले में रख रहा हूं, कहीं भी रख दो। अगर मैं दोनों जगह पे देखने की कोशिश करूंगा तो मुझे पता चलेगा कि पानी कहां से पहले इवेपोरेट हो रहा है, कहां से पहले इवेपोरेट हो रहा है, मतलब किस स्टेट में जा रहे हैं, गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो रहे हैं। कौन सी ऐसी सिचुएशन है, यहां पे या फिर यहां पे, तो मेरे को देखने में मिलेगा कि पानी यहां से जल्दी इवेपोरेट हो गया और यहां से बहुत स्लो इवेपोरेशन हो रही है। बात क्लियर है। यहां से फास्ट इवेपोरेशन हो रही है, यहां से स्लो इवेपोरेशन हो रही है। इसका मतलब ये हुआ कि जब यहां से फास्ट इवेपोरेशन हो रही है तो मतलब हुआ क्या है, मैंने चेंज क्या किया है, सिर्फ सरफेस एरिया बढ़ा है, सिर्फ एरिया बढ़ा है, एरिया इंक्रीज किया है। और यहां पे क्या था, पानी का एरिया क्या था, कम था, यहां पे पानी का एरिया ज्यादा है, और ज्यादा है तो इसका मतलब क्या हो गया, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ गई। इसका मतलब ये हो गया, हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सरफेस एरिया। सरफेस एरिया, जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ही उसमें रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा। बात क्लियर है, एकदम क्लियर हो गई। तो ये चीज आपको ध्यान देनी है, सरफेस एरिया बढ़ने से भी हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन है वो इंक्रीज करती है। नेक्स्ट अगर हम स्टेप की बात करें इसी में, तो एक आता है हमारे पास नेचर ऑफ रिएक्टेंट। भाई अगर कोई रिएक्शन हो रही है, 5वां स्टेप है हमारे पास में, अगर कोई भी रिएक्शन हो रही है, इस रिएक्शन में होगा कुछ ऐसा कि ये रिएक्शन प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगी। इस रिएक्शन में कोई भी काम होगा वो प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। अगर मान लो सपोज करो मेरे पास जो ये रिएक्शन में ये रिएक्टेंट हमने जो यूज किया है, इस रिएक्शन में ये जो रिएक्टेंट यूज कर रहे हैं, अगर यदि ये कोई भी ऐसा होगा, ऐसा रिएक्टेंट होगा जो इजीली डिसोसिएट ना हो, मतलब वो तो अड़ के खड़ा हो गया कि मैं टूटूंगा ही नहीं, मेरे को डिसोसिएट ही नहीं होना है, मेरे को रिएक्शन ही नहीं देनी है,
तो क्या ये रिएक्शन फास्टर हो सकती है? क्या ये रिएक्शन फास्ट होगी? नहीं होगी। इसका मतलब क्या हुआ कि हम सबसे पहला फैक्टर ये देखते हैं, स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी का मतलब क्या हो गया? अगर कोई भी रिएक्टेंट ऐसा है जो बहुत ज्यादा स्टेबल है, बहुत ज्यादा स्टेबल है, तो क्या वो बहुत आसानी से डिसोसिएट होगा? वो कभी इतनी आसानी से डिसोसिएट होगा ही नहीं। डिसोसिएट नहीं होगा तो प्रोडक्ट में नहीं जाएगा, और प्रोडक्ट में नहीं जाएगा तो हमारी रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी? रेट ऑफ रिएक्शन तो बहुत स्लो है, बहुत स्लो है। इसका मतलब ये हो गया, रेट ऑफ रिएक्शन सबसे पहली चीज किस पे डिपेंड कर रही है? स्टेबिलिटी पे, और स्टेबिलिटी के साथ में इनवर्सली रिलेट कर रही है। अगर स्टेबिलिटी ज्यादा है तो रेट ऑफ रिएक्शन कम है, रेट ऑफ रिएक्शन कम है। बात क्लियर है? दूसरा फैक्टर अगर यदि हम देखने की कोशिश करें यहां पे, रिएक्टेंट फेजेस के साथ में, फेजेस के साथ में, भाई वो रिएक्टेंट है किस टाइप का? वो सॉलिड है, वो लिक्विड है, वो गैसियस है। अगर यदि मान लो सपोज करो मेरे पास में जो रिएक्टेंट प्रेजेंट है वो सॉलिड है, तो क्या सॉलिड मॉलिक्यूल्स आपस में ज्यादा कोलिजन करेंगे, या फिर लिक्विड करेंगे, या फिर गैसियस करेंगे? किनके अंदर अच्छा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, या फिर हम ये कह सकते हैं कोलिजन, जहां पे हमने कोलिजन थ्योरी पढ़ा है, वो क्या पढ़ा है? वो हमने यही पढ़ा है कि जो सॉलिड के मॉलिक्यूल्स है, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स है और गैसियस मॉलिक्यूल्स है, किनके अंदर अच्छा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है? तो हम ये कहेंगे मॉलिक्यूल्स के बीच में सॉलिड में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं, लिक्विड में उससे कम होते हैं, और गैसियस में तो होते ही नहीं है। मतलब हम ये कहते हैं वो वंडरफुल फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन होते हैं। मतलब सबसे ज्यादा एंट्रोपी इनमें, उसके बाद इनमें, उसके बाद इनमें। दैट मीन्स उनमें कोलिजन, क्योंकि हमने तो यही पढ़ा है ना कि रिएक्शन कब होगी? जब मॉलिक्यूल्स में कोलिजन होगा, और कोलिजन कब होगा, किसमें होगा, वो यहां पे डिपेंड करता है। जो गैसियस मॉलिक्यूल्स है उनमें कोलिजन स्ट्रॉन्ग, या हम ये कह सकते हैं कोलिजन ज्यादा, और कोलिजन ज्यादा तो मतलब रेट ऑफ रिएक्शन भी इनमें ज्यादा। बात क्लियर हो गई? गैसियस फेज में जो कंपोनेंट है उनमें रिएक्शन फास्टर एज कंपेयर टू लिक्विड, एज कंपेयर टू सॉलिड। क्लियर है? तो इस चीज को ध्यान देना है, यहां पे मेरे पास में इसकी डिपेंडेंसी होगी। अब एक चीज और देखो, अगर यदि मान लो सपोज करो यहां पे गैसियस कंपोनेंट प्रेजेंट है, ठीक है? अब गैसियस कंपोनेंट प्रेजेंट है, मैंने यहां पे कह दिया कोई भी गैस है वो इसमें भरी हुई है, इस कंटेनर में भरी हुई है, ठीक है? अब मैं इसके ऊपर कोई भी प्रेशर अप्लाई कर रहा हूं, इस गैसियस कंटेनर के ऊपर मैंने प्रेशर लगाया। अब पहले तो मैं इस गैसियस कंपोनेंट पे जो प्रेशर लगा रहा था वो नॉर्मल था, पहले नॉर्मल सिचुएशन में है, वहां पे रिएक्शन गैस आपस में कोलिजन कर रहे हैं, थोड़ा करे ज्यादा करे वो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन अब क्या किया मैंने, यहाँ पे प्रेशर को बढ़ा दिया। प्रेशर जैसे मैंने बढ़ाया, प्रेशर बढ़ाते ही मेरे पास क्या हो गया, इसका वॉल्यूम कम हो गया, वॉल्यूम कम हो गया। गैसियस मॉलिक्यूल एक थोड़ी अमाउंट में आगे, मतलब थोड़े एरिया में आगे और थोड़े एरिया में आगे, तो कोलिजन किस में फास्ट होगा, यहां पे या पहले जहां पे था, किसमें होगा, सॉरी, किसमें फास्ट होगा? तो हम कहेंगे यहां पे कोलिजन कम हो रहा था, यहां पे कोलिजन फास्टर है या ज्यादा है। बात क्लियर है? और जब यहां पे ज्यादा है तो इसका मतलब हमने क्या किया है, प्रेशर इंक्रीज करने से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा, इंक्रीज करेगा। प्रेशर इंक्रीज करने से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा, ठीक है? दूसरी चीज अगर यदि हम वॉल्यूम की बात करते हैं तो पहले यहां पे V वॉल्यूम था, बाद में यहां पे V वॉल्यूम हो गया। इसका मतलब क्या हुआ है, इसका मतलब हो क्या रहा है, इसका मतलब ये हो गया वॉल्यूम छोटा होने पे मतलब रेट ऑफ रिएक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम। प्रेशर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, वॉल्यूम का इनवर्सली प्रोपोर्शनल। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम बढ़ा तो रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज हो गया, और वॉल्यूम घटा तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ गया। क्यों हो रहा है ये आप खुद समझ सकते हो। वॉल्यूम कम होगा, अगर वॉल्यूम थोड़ा होगा तो इसका मतलब उसमें कोलिजन अच्छा होगा, कोलिजन फास्टर होगा, ज्यादा से ज्यादा कोलिजन होगा, और ज्यादा से ज्यादा कोलिजन होगा तो इसका मतलब वहां पे रेट ऑफ रिएक्शन है वो भी ज्यादा होगा। बात क्लियर है? ये हमारा कंप्लीट केमिकल काइनेटिक्स है। आपको अगर हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप लिंक पे क्लिक कीजिए, वहां से आप हैंड रिटन नोट्स भी आप परचेज कर सकते हैं। साथ में अगर आपको केमिकल काइनेटिक्स की कंप्लीट सीरीज पसंद आई है
तो प्लीज़ इसे लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें, और साथ में अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए नाइस डे।